पीपीटी को लेकर अपन ने कल डिस्कस किया था, कल क्वेश्चन भी दिए थे, किसी ने सोल्व किया और प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बच्चों ने तो चेक करवाए थे वापस से, बाकी घर निकल लिए। हो गए क्या? आराम से हो रहे हैं बाकी क्वेश्चन। अब आज अपन डिस्कस कर लेते हैं सीएफटी। क्या डिस्कस करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थियरी। वीबीटी जो है उसमें तो आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उनके लिए क्या क्या एक्सप्लेन किए हुए कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और नेचर इन्होंने बताई है, लेकिन इसके साथ में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है उसके बारे में बात नहीं करोगे। उसके बारे में कौन बताएगा? ये सीएफटी बताएगा और मैग्नेटॉन। तो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं आज सीएफटी। सीएफटी के लिए भी वैसे ही 3-4-5 पॉइंट जो स्टार्टिंग में रहेंगे वो आपको पहले से याद होगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी है। क्रिस्टल फील्ड थियरी आपको क्या कहती है कि जो आपका मेटल आयन है, जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसको ये क्या मान रही है? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चल रही है। कौन है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेकेंड पॉइंट, जो आपके पास लिगेंड है उसको ये क्या मान रहा है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान रहा है। किसको? लिगेंड को। जनरली लिगेंड जो अपने पास है मैक्सिमम उनमें से कौन है? 80% लिगेंड नेगेटिव ही है। मान लो लिगेंड अपने पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है भी? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है तो सीएफटी ये बोलती है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे डाइपोल। उसको क्या मानेंगे भी? अब ये डाइपोल क्या होता है? उसको क्या बोला है? डाइपोल। बोलो भी डाइपोल क्या होता है? 11th वालों ने पढ़ लिया केमिकल बॉन्डिंग में। 12th वाले बोलो भी क्या होता है? डाइपोल। जैसे ये है HCl या HF, पहले बताया शायद ऐसा कुछ, और दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। दोनों में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनको दोनों अट्रैक्ट करने की पावर क्या कहलाती है? वो डाइपोल मूवमेंट नहीं है। ये तो अट्रैक्ट करने की पावर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एटम द्वारा उनको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वही उसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बोलो भाई किसकी ज्यादा है किसकी कम है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, और हाइड्रोजन की कम है। अब इनकी कम है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है किसकी साइड शिफ्ट होंगे? पार्शियली, आंशिक रूप से क्लोरीन की साइड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसकी साइड में शिफ्ट होगी, और इससे इस पे क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव है, ऋण आवेशित कण है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और ये किसकी साइड शिफ्ट हो रहे हैं? Cl की साइड। तो Cl पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है इसको बोलते हैं डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं? इसमें 2 पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे बोलो भी वही यहाँ पे ये मॉलिक्यूल आपका जो लिगेंड है वो कैसा है? न्यूट्रल है, लेकिन इसमें 2 पोल बनेंगे। क्यों बनेंगे भी? वो जो होगा उसमें या तो यूं मान लो कि सिंगल एटम भी है ना, वो कौन है? सिंगल एटम भी है, तो भी उसमें ये बोला है कि न्यूक्लियस जो उसका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉनों का क्या है? नेगेटिव चार्ज है, उसको लेकर भी ये बोल देंगे। या फिर जनरली अपने पास जो लिगेंड है वो क्या है? सिंगल एटम वाले, न्यूट्रल लिगेंड है नहीं, वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है? सेंट्रल मेटल एटम को क्या बोला है? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड को क्या बोला है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल लिगेंड को क्या बोला है? डाइपोल बोला है। अब इस डाइपोल में भी जो नेगेटिव पार्ट है इसका वो मेटल एटम से अटैच्ड है, मेटल एटम की साइड है, इसका नेगेटिव है। ये बात यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? जो डी ऑर्बिटल्स है। अरे बात नहीं भी, पीछे कौन बोल रहा है? बात मत करो।
डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल, मेटल एटम में डी ऑर्बिटल होते हैं और कितने होते हैं भाई? अरे कल बताया था कि आपको डी ऑर्बिटल, वो आज के लिए बताया था कि सामने आ गया तो बता देते हैं। आज आपको बताना है वापस क्या बताया था, अभी पूछूंगा। हाँ भाई, 5 जो डी ऑर्बिटल है वो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है। इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है? एनर्जी लेवल सेम होता है। और ये ग्राउंड स्टेट की बात है, ये मूल अवस्था की बात है। पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। ठीक है, अब ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में भी? लिगेंड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज हो गया? लिगेंड की प्रेजेंस में इंक्रीज हो गया। अच्छा, अपन तो आगे बढ़ गए। पहले तो ये जो यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पे क्या बताया आपको? एनर्जी लेवल, पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कैसा है भी? सेम है। और जब एनर्जी लेवल इनका सेम होता है तो इनको क्या बोलते हैं भी? एनर्जी लेवल जब इनका सेम है तो इनको क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समभ्रंश कक्षक या फिर डी जनरेटेड ऑर्बिटल कौन होते हैं? जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कैसा हो? सेम हो, सबका इक्वल एनर्जी लेवल है तो उनको बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स या फिर समभ्रंश कक्षक। चलो ठीक। अब जैसे ही लिगेंड आएगा, जैसे ही कौन आएगा? लिगेंड। इससे पहले अब जो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, अभी इन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल के हिसाब से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। इनमें जो सेम एनर्जी लेवल था इनका, वो सेम एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है और ये अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो गए भी अलग अलग? उसको अपन डिस्कस करेंगे नंबर वाइज। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं किसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है उसको अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, इस रूम को, जो आपका क्लासरूम है ना, इसको आप क्यूब मानो एक बार। क्या मानो? क्यूब। ठीक है, और इसमें जो, वैसे ऑक्टाहेड्रल में तो क्यूब की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार ये मान के चलो कि आप बिल्कुल ऐसे रूम में हो जो क्यूबिक शेप में। ठीक है, अब क्या हुआ है? लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो बिल्कुल क्या आ गया? सेंटर में। ये जो एक्सिस हो जाएगी आपके सामने, इसको जनरली इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पे दो लिगेंड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ही होती है। ठीक है, और फिर ऊपर और नीचे, तो नीचे y नेगेटिव और y ऊपर पॉजिटिव। इसके जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर कौन सी होगी? z पॉजिटिव और z नेगेटिव। बोलो कितनी एक्सिस होगी? अरे 6 होगी, प्लस माइनस तीनों। ठीक है, तो कितनी होगी? 6। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 6 जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा कौन? सेंट्रल मेटल एटम। और कौन सी डायरेक्शन में आएंगे वो? जो अभी भी आपको एक्सिस बताइए ना, कितनी? 6। उसी एक्सिस पे, उसी पोजीशन पे क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जो आपके लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या लेके आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आ रहे हैं। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूं मान के चलो कि इस तरह से, जैसे बंदूक को आगे रख के आगे बढ़ते हैं, कोई मान लो लड़ाई होगी तो उसमें युद्ध में क्या होगा? आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसमें इस तरह से बंदूक को आगे रखेंगे जैसे आगे। अब यहाँ पे ये जो बंदूक है, बंदूक का मतलब क्या है? यहाँ पे लॉन पेयर है, उनके सामने हाथ में क्या है? लॉन पेयर है, बंदूक। ये जो लॉन पेयर है उसको लेकर कहाँ आ रहे हैं? लिगेंड ला रहे हैं। और कौन सी पोजीशन से ला रहे हैं भी? 6 एक्सिस से ला रहे हैं।
अब जो आपने डी ऑर्बिटल कल पांचों डी ऑर्बिटल पढ़े थे उनमें दो टाइप बताए थे आपको। एक तो बताए थे एक्सियल, एक तो क्या बताए थे एक्सियल। कौन कौन थे, कितने ऑर्बिटल थे और कौन कौन है? दो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों कौन थे? एक्सियल। ठीक है, और दूसरे और कौन रह गए? उनको बोला था प्लेनर। उनको क्या बोला था? प्लेनर। ये अक्षीय है दोनों कक्षक और ये है तलीय। ये तल में होते हैं। कितने? कौन कौन है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, अब इनमें तो क्या था, ये एक्सिस आ गई और इनकी लोब कहाँ थी? इनकी पालियां कहाँ रखी हुई थी? तल में रखी हुई थी, प्लेन में रखी हुई थी। ये मान लो एक्स वाई है तो एक्स वाई तल में आ गई। और इनके लिए क्या पढ़ा था आपने? डी जेड स्क्वायर के लिए तो क्या पढ़ा है? एक्सिस पर है और इसके साथ में एक रिंग है। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर के लिए क्या पढ़ा है कि इसकी जो चारों लोब है वो कहाँ पे है? एक्सिस पे। ये एक्स और ये वाई, ये जेड और ये एक्स। इस तरह की डिजाइन पड़ी थी। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं? 6 के 6 एक्सिस से आ रहे हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल कहाँ पे हैं? एक्सियल पोजीशन पे, एक्सिस पर है। और जो लिगेंड आ रहे हैं उनके लिए मैंने आपको पोजीशन जो बताई थी वो क्या बता रहे हैं? ये लोन पेयर लेकर आ रहे हैं। लोन पेयर लेकर आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये कौन है? ये जो आपको मैं इस तरह की डिजाइन बना रहा हूँ, ये कौन है भाई? ये जो आपको बता रहे हैं ये कौन है? ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में कौन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगी और इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये जो एक्साइटेशन की एनर्जी है ना, ये जो एक्साइटेड स्टेट जब लिगेंड इसके पास में आ रहा है तो ये उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ है उसका रीजन क्या है? रिपल्शन। जैसे ही लिगेंड उसकी तरफ आ रहा है बॉन्ड बनाने की कंडीशन में, उस टाइम पे ये इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ? जो एक्सियल दोनों ऑर्बिटल है उनका रिपल्शन ज्यादा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि लिगेंड जो है वो एक्सिस पे ही आ रहा है और ये एक्सिस पे ही थे, तो इन दो का क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इजी। इसलिए इन दोनों ऊपर वालों को क्या बोल रहे हैं? इजी। और ये जो टोटल एनर्जी में गैप आया है इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा ओ का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो तीन जो ऑर्बिटल रह गए, तीन कौन से रह गए? प्लेनर। ठीक है, ये तीनों कहाँ थे? प्लेन में। तो एक्सिस से प्लेन जो है वो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 45 डिग्री के एंगल पे। तो इन तीनों का रिपल्शन क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है। तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम होता है। इनकी तुलना में इनका प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए इनका जो एवरेज एनर्जी लेवल था इसको क्या बोल रखा है? बेरी सेंटर। इस बेरी सेंटर यानी इनका जो एवरेज एनर्जी लेवल था इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो कौन थे? एक्सियल दोनों। और नीचे कौन आएंगे? उससे कम एनर्जी लेवल किसका होगा भी? तीन जो प्लेनर ऑर्बिटल है जिनको अब से अपन क्या पढ़ेंगे? T2Z। ये जो G वर्ड है वो उन ऑर्बिटल्स के लिए यूज करते हैं जिनका एनर्जी लेवल कैसा हो? सेम। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का सेम है और यहाँ इन तीनों का सेम है, इसलिए EG और T2Z बोले। ठीक है, अच्छा ये दोनों जो गैप आ रहे हैं वो भी कितना है? 0.6 डेल्टा O और 0.4 डेल्टा O। अब ये एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? 2/5 डेल्टा O और 3/, ये ऊपर वाला ऐसे बता रहे 3/5 और ये 2/5 डेल्टा O। बात है कि ठीक है, अब क्या होगा अभी? अब ये इस तरह से स्प्लिटिंग हो गई तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो स्पेशल रहेगा। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। डीएन इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स और उसके बाद में EG, T2Z, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बोलो ये पल्ले पड़ी क्या बात? और ये क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्यों नीचे आ रहे हैं, सारी बातें। ठीक है,
अब इसके बाद जो होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डीएन सिस्टम। डीएन कैसे है? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में बात कर रहे हैं? SFL की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं। इसके लिए n कितना है? n मतलब म्यू इज इक्वल टू n +2 होल रूट बोर मैग्नेटॉन। ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसमें n जो आ रहा है ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट म्यू ये आ जाएगा, ठीक है। फिर WFL वीक फील्ड लिगेंड, ये तो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कौन है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इससे रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ बेटा, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? डी जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो T2Z। लोअर एनर्जी लेवल जो ऑर्बिटल्स थे वो कौन है? T2Z। और हायर वाले कौन है? EZ। दोनों के लिए सेम ही इसी तरीके से लिखेंगे, T2Z और EZ। D3 तक सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 तक सेम रहेगा दोनों में। D2 D3 यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा। अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करोगे? इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फिल करने की बात आती है तो पहले आप लोअर एनर्जी लेवल का जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? जिस कक्षक की ऊर्जा कम हो। हाँ भाई, इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम है? T2G की कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाएगा। अच्छा, जो SFL है इसके लिए कंडीशन क्या है भाई? SFL जो है उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है ज्यादा। ये जो विपाटन हुआ है, ये जो दोनों ऑर्बिटल में गैप आया है, ये स्प्लिटिंग SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा करेगा विपाटन। गैप ज्यादा आ जाता, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। ये पेयरिंग एनर्जी क्या है? एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ में रख रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। एक ही ऑर्बिटल में जब एक के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन अपन उसमें भर रहे हैं, उसमें रख रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? वो पेयरिंग हो रही है। उस पेयरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी या फिर युग्मन ऊर्जा। हाँ भाई, अब WFL जो है वो क्या है? वीक लिगेंड। वीक है तो बेचारे से स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी तो इस बार पेयरिंग की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। इसके लिए क्या कंडीशन है? डेल्टा O जो है वो कम रह जाती है, किससे? पेयरिंग से। देखो दोनों में एनर्जी का रिलेशन जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, आना भी चाहिए, ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए इनको वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अच्छा, ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड अभी बता देना भी। चलो पहले ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड को स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? बोलो भी। लिगेंड को किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं? उनकी स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है ये आपको इस तरह से याद रखना है। किस तरह से याद रखना है? सिनॉक्स। किस तरह से याद रखना है? सिनॉक्स, CNOX या S, सिनॉक्स। अभी क्या मतलब है सिनॉक्स का? ये ऑर्डर है, ठीक है। ये दोनों कौन है? कार्बन डोनर, ये नाइट्रोजन डोनर, ये ऑक्सीजन डोनर, और ये हेलोजन या सल्फर डोनर। डोनर एटम जो है उसको अपन ने सीधा लिख दिया एक साथ। ये दोनों जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर लिगेंड होंगे उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो ऑक्सीजन और सल्फर डोनर लिगेंड है उसको बोलते हैं WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड।
कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होंगे भाई? कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ऑक्सीजन और हेलोजन है तो वो वीक फील्ड लिगेंड। चलो अभी तो अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया ये, और इसमें भी फर्स्ट इसमें आ गया। इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे? एक है वही अनपेयर्ड, अभी 1.73। सेकेंड इसमें भी सेम ही होगी वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। T2Z में अब बोलो भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2Z के नेक्स्ट ऑर्बिटल में। T2Z2 EZ0, EZ में कितने हैं? 0। ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड है, दिख रहा है 2.83। T2Z2 EZ0, फिर T2Z में ही जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे T2Z3 EZ0, तो बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है 3.87। T2Z3 EZ0 3.87। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही बोर मैग्नेट्रॉन क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट। पॉइंट में आगे डिजिट जो है अलग होंगी, बाकी मेन जो नंबर है वो सेम ही रहेंगे। हाँ भाई अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? SFL और WFL। कैसे होगा भाई? D4 T2Z और EZ, ठीक है, और ये भी T2Z और EZ। अब आपने क्या बोला है कि इनके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसको आप कहाँ भेज रहे हो? इसमें लेके जा रहे हो, तो उसके लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी आप, ठीक है, और यहाँ सस्ते में काम हो रहा है। तो बोलो आप कौन सा तरीका यूज करोगे? सस्ता वाला भाई। से एक ही बात है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को भरना है। आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में अरेंज कर रहे हो, दोनों में एक ही काम हो रहा है। यहाँ आपको एनर्जी एक्स्ट्रा स्पेंड करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और यहाँ पे थोड़ा आराम से काम, आराम वाला ही काम करो। बोलो इतना भी आराम नहीं, थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ T2Z में ही चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, EZ अभी भी 0 है। तो बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब इसमें कितने हैं? 2। अरे बोलो भाई 2.83। T2Z जब इसमें अपन बात कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड की, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है? ज्यादा, स्प्लिटिंग बहुत कम हुई है, एनर्जी कम है। यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो ये इजीली आपकी पहले से बात होगी। मान लो इस तरीके से है कि भाई ये कोई आपके घर पे प्रोग्राम है बड़ा, और उसमें जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके लिए रूम अलग अलग आपने बुक कर रखे हैं, ठीक है। SFL का मतलब है थोड़ा ये ज्यादा पैसे वालों का प्रोग्राम है, ठीक है, एक अलग प्रोग्राम हो गया। उसमें जो ये रूम है ना, इनमें गैप ज्यादा है, मतलब ये VVIP हो गया इनके लिए। SFL के लिए जो ऊपर वाला है ज्यादा पैसों वाला रूम है, तो यहाँ खर्चा ज्यादा लग रहा है। अभी बात हुई थी अपनी, यहाँ पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो वो लोग कम खर्चे वाले में निपटाना चाहोगे आप पहले? जितने हो सके। कोई स्पेशल आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, नहीं तो भीड़ ही आती है, चलो चलो इसमें आ जाओगे। यही होगा किसके लिए? SFL के लिए। अब WFL के वीक फील्ड है, तो फिर थोड़ा एवरेज होते हैं, तो उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे सब एक जैसे। अब है क्या, ज्यादा पैसे वाले रूम ले ही नहीं सकते, तो एक जैसे अपने आप ही, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे? पेयरिंग नहीं करेंगे कि आराम से आप तो रहो, सबके एक जैसे ही पैसे हैं, सबको एक जैसा रखते हैं हम, तो आराम से रहो। तो फिर चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड में। यहाँ पे 3 ही रहेंगे। ये फोर्थ वाला जो लिगेंड है वो कहाँ है? EZ में। तो EZ में 1 हो गया। बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये 4.89। हाँ भाई D5 की बात करते हैं, T2Z। अब D5 में क्या है? ऊपर वाले में बात हुई थी इतनी बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो वो जितना हो सकता है इसमें ठूसेंगे। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है? कम है, तो ये फोर्थ के बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही, और EZ क्या हो जाएगा? 0। अब बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे एक ही बचा है, 2 में पेयरिंग हो चुकी है, तो 1.73। हाँ भाई अब यहाँ वीक फील्ड की बारी है, ये तो क्या होगा? वीक में एनर्जी गैप बहुत कम है, ठीक है, पेयरिंग मुश्किल है। अब यहाँ जो है ना,
गेस्ट आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि भाई एक रूम में रह जाओ, अरे नहीं नहीं मैं नहीं रखूँ इनको, ले जाए दूसरे रूम में ले जाए इनको। अब उनको मनाना, ये हम पहले से ही गरीबी में दबे हुए हैं, ठीक है, तो फिर उनको मनाना भारी पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, चलो ठीक है अगले दूसरे रूम में ले जाओ, फिर दूसरे में ले गए, पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ गया, इजी में, तो बोलो भी पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ आ गया, इजी में। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितना हो गया वैल्यू 5.91 या 92। एनसीईआरटी में वैसे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें 5.92 M1Br4 वाला। अभी D6, अब D6 है तो यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे कितने आगे थे 1 2 3 और 4 5 तो आ चुके हैं, 6 भी यहीं आ जाएगा, अभी भी पेयरिंग पॉसिबल है। T2Z 6 EG 0 और ये 0, ये भी 0, अभी T2Z 4। अब यहाँ देखो सब में एक एक आ गए ना, तो फिर पूछना नहीं है, अपने आप ही वो पेयरिंग होगी सी। ज़्यादा है खर्चा लग रहा है तो उसमें खर्चा, इस बार खर्चा नहीं, इस बार तो उनको समझाना पड़ रहा है। जो पहले से उसमें गेस्ट एक है ना, सारे बच्चे ये आए हैं, इनको आपके पास रखो, जैसे जैसे धीरे बोल के तेज बोल के, किसी को डरा के भी, छोटा वगैरह है ना, छोटे कोई गेस्ट हैं या फिर खुद से छोटे हैं जो बता रहे हैं, तो फिर वो उनको धमका के कहेंगे अरे इनको साथ रख लेना, और जो बड़े हैं उनको फूफा जी ये मामा जी ये बोल के, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे 4 और ये 2, बोलो भी कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेड, 4.8। अभी अब D7 जो लास्ट है, इसके बाद चेंज खत्म, दोनों में चेंज नहीं रहेगा। अभी D7 होगा तो बोलो इसमें 6 हो चुके हैं, तो 7 अपने आप ही, चाहे खर्चा ज़्यादा लग रहा है, VIP रूम ले रखे हैं पर उनमें भेजना पड़ेगा, जब खर्चा कर ही दिया तो गेस्ट को रखो, खाली रख के क्या मतलब है, ठीक है। T2Z 6 EG 1, ये यहाँ पे बोलो भी, अरे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यही अनपेड है, और ये 1.73। T2Z में फिर कौन आ गया, 5th इलेक्ट्रॉन और आ गया, 5 EG 2, और कितने अनपेड हो गए, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो गए, 3.87 बताएगा। चलो भी अब सेम आएगा, अब इनके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा दोनों के लिए। SFL और WFL में चेंज कहाँ आ रहा है, D4 से लेके D7 तक, D1 से D3 सेम था क्या, और वापस D4 से D7 चेंज होने के बाद D8 9 10 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, सेम। D8 में क्या होगा भाई, T2Z में तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो कहाँ जाएगा, EG में, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए, बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या बात दिख नहीं रहा है पीछे लास्ट में, हाँ तो ये बताओ ना, दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देंगे साइड में, या फिर इनको हटा देंगे, ये तो लिखा हुआ तो है सबके पास, वैसे बुक में भी शायद दे रखा होगा। D8 किसकी बात कर रहे हैं, D8 की बात कर रहे हैं। SFL में T2Z देखो यहाँ ऑलरेडी फुलफिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो EG में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो भी 2.83। अभी T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 6, EG में कितने हो गए, 2, ऑलरेडी थे 2, ठीक है। हाँ भाई कितने आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2.83, बोलो सेम है क्या, T2Z 6 EG2, T2Z 6 EG2, यही बोला था सेम आएगा। D9 T2Z 6, इसमें तो फुल फिल्ड है, चेंज ही नहीं हो सकता, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो, और इतने आगे क्या आएगा, EG3 कितने हो गए, 1.7। अब ये कोई ये तो नहीं सोच रहा कि भाई सर यहाँ EG2 थे तब 2 थे, यहाँ पे EG3 तो 3 होने चाहिए, ये मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे
दो देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसके बाद 9th जैसे ही आएगा ना, यहाँ इजी में इलेक्ट्रॉन तो टोटल 3 हो गए, लेकिन अनपेड एक ही, ठीक है। T2G 6 इजी 3 और ये 1 और ये 1.73। D10 T2G 6 इजी 4 और ये कितने हो गए 0 0। T2G 6 इजी 4। चलो भाई आराम से आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अपने पास सीरीज दे रखी है, इसमें किसने बताया ये जो ऑर्डर है स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो उसके बारे में किसने बताया है? CFT। किसने बताया? CFT ने बताया है। ये आराम से ऑर्डर दे रखा है अपने पास लिगेंड्स का बुक में, ठीक है। और आपके पास भी लिखा होगा नोट्स में भी, और आपको याद रखने का तरीका बता ही दिया गया है। ये जो सिनॉक्स है ना, ये खुद ऑर्डर नहीं है कोई, ये ऑर्डर को याद रखने का तरीका है कि भाई नाइट्रोजन और जैसे ही कार्बन डोनर आपके पास लिगेंड आया है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और आपके पास कौन है ऑक्सीजन या हेलोजन या फिर सल्फर डोनर आया है तो वो लिगेंड कैसा होगा। ये बात थी अपने किसको लेकर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर। K4FeCN6 के लिए आप लिख सकते हो K4FeCN6। इसमें लिगेंड कौन होगा? Cn है, मतलब कार्बन डोनर है, इसका मतलब SFL होगा, पता चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 × 4 + x -1 × 6 = 0। अच्छा, कोई ये सोच रहा है कि सर ये कैसे लिख दिया, तो ये पोटेशियम +1 होता है और Fe आपको कैलकुलेट करना है और Cn -1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिगेंड जैसे याद करोगे उनके चार्ज आपको पता चल जाएगा। x = +2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, यानी 6 आ गया। फिर ऑक्टाहेड्रल है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद में आप स्प्लिटिंग वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे उसी फॉर्म में Fe का जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पहले लिखो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, ऑर्गन 36 4s2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये तो +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकाल दो आप। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 36 4s0 कैटायन बना लेता है। अब इसके बाद में Cn- आपका कौन है भाई? SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरह से फिल होंगे भाई? D6 का देखो देखें, ये D6 और SFL T2G में 6 आ रहे हैं। और पहले आप क्या करो, आप तो जो आपको नॉर्मल तरीका आ रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल कर रहे हो उससे पहले आप देखो कि SFL जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn आपका, और SFL है तो इसके लिए देखो भी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है या फिर पेयरिंग की? तो पेयरिंग करवा दो, जिसकी वैल्यू कम है वही काम करवा दो। वैल्यू कम है अपने पेयरिंग की, तो ये 4 ये 5 और ये 6 कितने थे? D6 D6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पे ये आ गए। D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 2 3 4 5 6, और ये 4s और ये 4p 4s 4p और ये था 3d। ये देखो इधर कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है भी इसको, ये कौन बताएगा आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं उतने ही आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने हो गए? हो गए पूरे 6। कौन है? D2sp3
ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो बोलो भी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल डबल कॉम्प्लेक्स ही वही पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। CN6 के लिए क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। नेचर क्या है इसकी? बोलो भी नेचर कैसी है? नेचर आप किसके अकॉर्डिंग बता रहे हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेड है, तो डायमैग्नेटिक हो गए। n की वैल्यू क्या है? 0, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है। यहाँ देखो D6 में ऐसा ही आया क्या? n की वैल्यू 0 और म्यू की वैल्यू भी 0। चलो अच्छा, एक D2sp3 जैसे ही आया है, कौन आया है? D2sp3 जैसे ही आया है, तो इसके लिए दो वर्ड कल बता दिए थे क्या आपको? एक तो बोलते हैं इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक इसको बोलते हैं लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों वर्ड बता दिए थे। चलो आज सुनो, जब डी अंदर वाला यूज हो रहा है, ये डी अंदर वाले का क्या सीन है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को टोटली हटा देते हैं। ये देखो, ये तो ये बात है कि ये 4s तो ठीक था, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये 4p कहाँ से आया? बोलो भी कहाँ से लाएंगे? जो अपने पास आयरन है ना, इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे और इससे आप बताओगे इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? जो कोवेलेंट सेल है, जो वैलेंस सेल है, वो कौन सा है? अभी संयोजी कोष कौन सा है? 4th है। जो मैक्सिमम आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या मिलेगी वही कौन होगा? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 4। अरे ये 6 तो नहीं दिख रहा किसी को ज्यादा? ये मैक्सिमम नंबर सेल नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सेल नंबर तो ये 3rd है, ये 4th है, तो बड़ा से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 4th दिख रहा है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? 4th। चलो ऐसा तो बता ही दिया, तो WFL लेंगे तो इसको हटा। ये कौन है? न्यूक्लियस है। इसमें कौन होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके आउटर में कौन है? भी इलेक्ट्रॉन है। किसमें? सेल में है। ये सेल जो फर्स्ट होता है उसको K, L, M, N, O ऐसे आगे होते हैं। इसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी बोलते हैं इसे। ठीक है। फर्स्ट जो सेल है इसमें कितने सब सेल होते हैं? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में S, P, D और F, फिफ्थ में भी 5 होने चाहिए, पर अपनी जो आज तक की रिक्वायरमेंट है, जितने एलिमेंट है उसके हिसाब से कल भी बताया था कि मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे बताया। अब आप देखो जो 4th सेल है, इसमें सब सेल कौन है? 4th सेल है, इसका आउटर मोस्ट सेल, उसमें कौन कौन है? S भी है, P भी है, D भी है, F भी है। अपने को जरूरत पड़ी तो D भी लेंगे, F भी लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास है, 4th सेल है तो उसमें सब है। तो ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, F भी बना सकते हैं। अभी तो क्या है कि इसको टोटल 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट थी, वो यहीं तक फुलफिल हो रही है। यदि ये 3d आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s है। अब इसके अंदर वाला कोई d यूज हो रहा है, यहाँ पे अपने पास एग्जांपल ये या तो 3d होगा या 4d होगा। अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि ये 4d यूज हो रहा है यानी आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जिसका तो वो क्या होगा भाई? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। तो इसको बोलेंगे एक तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कल भी बताए थे। और इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसको क्या बोला है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लॉ स्पिन और हाई स्पिन क्या रहेगा? यहाँ देखो पेयरिंग हुई है
SFL था Cn अपना, Cn माइनस कौन था, SFL था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हुई, युग्मन हुआ है, तो उसकी वजह से जो भी इसका स्पिन नंबर था, पहले देखो 3d6 था, जब ये ग्राउंड स्टेट पे है तो इसमें 3d में इलेक्ट्रॉन किस तरह से थे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। फिर SFL जो अपना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn माइनस, ये पेयरिंग करवा देता है, इन इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट कर देता है कि अंदर चलो आराम से। एक रूम में भाई हॉस्टल जो होता है उसमें क्या होता है, एक रूम में 2 बेड है या 3 बेड है या 4 बेड है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अरेंज करना होता है। वार्डन जो बोल देंगे इसमें 2 बच्चे आ गए, एक और बेड है, इस पे बेड, अब वो पहले से 2 जने वो ये चाह रहे हैं, इसको बाहर बता देते हैं अपन 2 ही रहेंगे। अरे यहाँ 2 ही रहते हैं, 3 कैसे आएंगे, उसको नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसको कहते हैं तो कंप्लेन कर देगा और वापस दे दमादम, तो इसलिए इधर उधर करते हैं, वो आदत है। हाँ भाई, ये लिगेंड इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को अंदर शिफ्ट कर दिया। इनका जो भी स्पिन नंबर, यहाँ देखो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इसके स्पिन की वैल्यू कम कर दी है भाई। जो अपोजिट डायरेक्शन वाले, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख दिया तो उनका जो स्पिन था वो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो इससे स्पिन क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा वाला एग्जांपल आप लिख लो, COH2O 6Cl, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर है X+3 और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। अब उसके बाद वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी। कोबाल्ट 27 कौन है, ऑर्गन 3d7 4s2, फिर कोबाल्ट +3 की बात आएगी तो ऑर्गन 3d6 4s2 सॉरी 4s0। 2 तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये आ गया 3d6 4s0। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो लिगेंड है H2O, ये कैसा है, H2O में डोनर कौन है भाई, ऑक्सीजन। सिनॉक्स में आपने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन बोले तो वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर डोनर जो एलिमेंट लिगेंड है वो कौन होंगे भी, वीक फील्ड लिगेंड है। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग बोलो भी, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। WFL में आपने क्या पढ़ा है कि पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा है किससे, स्प्लिटिंग से, तो यहाँ अनपेड रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या रखे जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। T2G6 D6 में T2G में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 रहेंगे। कैसे रहेंगे भी, आपके पास D में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 के बाद 4th जब इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो उस टाइम पे चेक करोगे कि लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग तो कम है, तो आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दोगे। 4 5 और फिर 6th आएगा तब तो पेयरिंग होनी। अब इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले भी इतने ही थे, इसमें कितने 4 है, अब भी इतने ही, तो स्पिन इसका बढ़ता तो नहीं है, हाई का मतलब बढ़ता नहीं है, पर वो जितना था एज इट इज रहता है, ठीक है। अभी तो अब इसमें क्या है, 3D जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 3D में तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, कोई भी ऑर्बिटल इसमें वैकेंट नहीं है। ये 4s, ये 4p और ये आपका कौन आ जाएगा इसके बाद 4d, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा ये बात आप, 6 इलेक्ट्रॉन वैकेंट चाहिए आपको ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके यहाँ तक आगे कौन कौन है, एक S है, 3 P है और D कितने, sp3d2। अब इस बार बोलो D कौन सा यूज हुआ है, आउटर वाला, इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला है, sp3d2।
बोलो भाई नेचर कैसी है इसकी? अच्छा ज्योमेट्री और वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल पढ़ ही रहे हैं अपन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन आ गया, नेचर क्या है, और पैरामैग्नेटिक है तो कुछ ना कुछ इसका एन की वैल्यू क्या आ रही है, और तो म्यू की वैल्यू ये इस तरह से। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई अपनी किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग जो आपने जिस तरह से किसमें पढ़ी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ी है, एज इट इज होती है। स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड होंगे वो कहाँ से आएंगे, 4 एक्सिस से ही आएंगे। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया उसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में कौन कौन आता है, एक तो आता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर आता है, और जो स्क्वायर प्लेनर है, इस स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड कहां से आएंगे, बीच सेंटर में तो कौन आ गया, CMA सेंट्रल मेटल एटम, और उसके 4 एक्सिस x प्लस माइनस x और प्लस y और माइनस y, बस इतना ही लो आप। एक्स वाई प्लेन की बात कर लेते हैं, उसमें चारों एक्सिस से कौन आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही सीन होगा जो पिछली बार हुआ है, मतलब वैसा का वैसा आपके पास क्या बनेगा भाई, स्प्लिटिंग का डायग्राम बनेगा, लेकिन स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या रहेगी, कम, उसके कंपेयर में कम रहेगी। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो कौन है भाई, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की होती है। अब आपको क्यूब जो है ना उसको वापस रिकॉल करना है। क्यूब के सेंटर में कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है। अब उस क्यूब में जो ऑल्टरनेट कॉर्नर है, कौन, ऑल्टरनेट कॉर्नर, मतलब इस कॉर्नर में से लिगेंड मेटल एटम की साइड आ रहा है, तो इसके पास वाले दो को छोड़ दो, ये भी और ये भी, फिर कहाँ से आएगा, उधर से, नीचे से, ठीक है। उधर नीचे वाला कॉर्नर है, वहां से लिगेंड कहाँ, सेंट्रल मेटल एटम जो क्यूब के सेंटर में है, इधर नीचे वाले कॉर्नर से और उधर ऊपर वाले से, दो तो ऊपर वाले होंगे और दो ही नीचे वाले होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से आराम से सुन लो, नहीं समझ में आया। पहली बात तो ये है कि सेंट्रल मेटल एटम को कहाँ रख रखा है, सेंटर में, किसके, क्यूब। अब क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर देखने हैं, कैसे, ये ऊपर वाला कॉर्नर आपने पकड़ लिया है, तो इसके अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर है ऊपर वाला वो होगा, वहां पे लिगेंड है, ठीक है, यहाँ और वहां। ये तो पास वाले हो गए, पास वाले नहीं, ऑल्टरनेट की बात हो रही। फिर इससे जो दूसरी साइड है वहां से नीचे वाला यहाँ से आ रहा है। पिछली बार तो आपसे क्या बोले थे, लिगेंड को लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर कहाँ से आ रहे हैं, 6 के 6 एक्सिस पे आ रहे थे। इस बार एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल जो कॉम्बिनेशन है, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और वो इस तरह से। अब बोलो डी ऑर्बिटल कहाँ पे है, इस बार भी वही है जहाँ पहले थे ना, वही अब है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। डी ऑर्बिटल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो 2 एक्सियल है और 3 प्लेनर है, तो वो एज इट इज है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की साइड आ रहे हैं तो उनका रिपल्शन की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी भी, जो ऑर्बिटल है वो पहले से उनके बीच में और जो लिगेंड आ रहा है उनके बीच में एंगल क्या है भाई, किस डायरेक्शन में, किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिपल्शन की बात होगी। जो T2Z है, कौन, T2Z वाले जो तीनों आपने पढ़े हैं, उन ऑर्बिटल और मेटल एटम और लिगेंड, ये जो एंगल है ये तो है 35 डिग्री, और जो EZ का मेटल एटम का और लिगेंड का जो एंगल है ये है 55 डिग्री। बोलो भाई किसके पास में है लिगेंड, ये जो यहाँ से लिगेंड आ रहा है उसका इस एक्सिस से जो एंगल है वो तो है 55, और इस प्लेन में जो लिगेंड ऑर्बिटल है उससे एंगल है 35।
तो बोलो किसके पास में? अरे एंगल से सीधा है, बता। एंगल का मतलब एक तरीके से डिस्टेंस, ये T2G के पास में है, लेकिन साफ पता चल रहा है। अरे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है तो भी हाथ से सुन लो। एंगल का मतलब डिस्टेंस होता है, और ये T2G जो है वो लिगेंड के पास में है। इसका मतलब इसका रिपल्शन ज्यादा किसका होगा? T2G का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल थे, डी जनरेटेड जो डी ऑर्बिटल थे, वही लिगेंड की प्रेजेंस में उनका रिपल्शन से क्या होगा भी? एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, और वही बेरी सेंटर जो है उस बेरी सेंटर से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इस बार जो अपर लेवल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे भी? अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उनमें भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, उन सब का भी सेम नहीं होता है। यहाँ जो मैंने 3 एक साथ और यहाँ 2 एक साथ बनाए हैं, पर इनका खुद का भी एनर्जी लेवल क्या है? सेम नहीं है। इसलिए इनको T2 और G नहीं लिखेंगे, और इसको EG नहीं लिखेंगे, ओनली E लिखते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपने तो नोट्स में इसको EG और T2G लिख लिया। वो इसलिए लिख लिया क्योंकि अपन ने इससे जस्ट पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, और वो अपने मतलब इतना याद हो गया, इस तरह से सेट हो गया दिमाग में कि बस अब तो यही होता है। 2 बोले तो EG, 3 बोले तो ये। इसलिए एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो इस तरह से मिलेगा, और आप इसको EG T2G लिख के आ जाते हो तो भी गलत नहीं निकालेंगे, ज्यादातर चांस यही। ठीक है, इस तरह से। आगे इसके लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग है वो क्या है? 4/9 डेल्टा हो, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? काफी कम होती है, ऑलमोस्ट हाफ होगी, आधी हो गई, 4/9। अब ये अभी भी वही है, 0.4 डेल्टा टी, 0.6 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों आया अभी? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आया। ठीक है, टाइम होते ही बातें अपने आप शुरू कर देते हो। बड़े लौटे किस्म के बच्चे, मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तुम यहाँ बातें कर। अभी तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया, इससे ज्यादा इसके आगे कॉम्प्लेक्स में वही बाकी बातें वही है जो आपने बीपीटी में पढ़ी है। कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी पेयरिंग वैसे ही होगी। ठीक है, एग्जांपल आप NiCl4 -2। अब इसमें आप देखोगे कि लिगेंड कौन है? वीक फील्ड है, तो इसमें क्या होगा? पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। NiCN होल फॉर -2। यहाँ पे लिगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, इतना सफिशिएंट है। ये दोनों एग्जांपल आप इसमें कर लेना। ठीक है, जो उसमें किए हैं सेम ही है, कोई खास बात नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ टाइम इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा, ठीक है, चलो इसमें जो CFT है ना, ये जो CFT है आपकी, ये क्या क्या बताती है भाई?